ने सुसाइड कर लिया, जस्टिस के वेट कदम उठाना पड़ा। देखिए, एक तरफ तो भारत की संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर रही थी और महिलाओं को सशक्त कर रही थी, परंतु दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देती है, नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है, उनके शासित प्रदेश राजस्थान में नारियों के साथ केवल अपमानजनक व्यवहार ही नहीं बल्कि अन्याय हो रहा था। जो खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से सामने आई है कि एक महिला जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, वो न्याय की गुहार लगाते हुए राजस्थान पुलिस के पास पहुंचती है। उनको न्याय देने के बदले राजस्थान पुलिस उन्हें जलील करती है। 164 में उनका बयान दर्ज होने के बावजूद भी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता। 17 दिन पहले उसने एसपी ऑफिस के सामने धरना भी दिया था, परंतु राजस्थान सरकार और प्रशासन और पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और जिस प्रकार से उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जान ले ले, ये आत्महत्या नहीं, ये दरअसल एक हत्या है जिसके लिए राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस सीधे सीधे जिम्मेदार है। और ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है, ऐसी घटना जयपुर से, अलवर से और अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जहां पर पीड़िता को अपनी ही जान लेने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी कहते हैं कि यहां पर ज्यादातर मामले बलात्कार के फेक होते हैं। शांति धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा। खुद उनकी विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि महेश जोशी के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं होती जिसने बलात्कार किया है। जवाहरीलाल मीणा के बेटे पर कार्रवाई नहीं हुई जब उसने बलात्कार बच्ची के साथ किया। राजेंद्र गुड़ा असेंबली में खड़े होकर बात रखना चाहते तो उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। आज राजस्थान नंबर 1 हो चुका है महिला उत्पीड़न में, महिला अत्याचार में, बलात्कार के मामलों में। करौली की घटना सामने आई जहां पर एक दलित बच्ची के साथ किस प्रकार से अन्याय किया गया। भीलवाड़ा की घटना जहां पर आदिवासी समाज की लड़की को जला दिया गया। प्रतापगढ़ में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आने के बाद भी प्रियंका वाड्रा चुप रहती है, मौन रहती है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो पूरे देश भर में नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण पर बातें रखते हैं, क्या वो आज अशोक गहलोत जी से इस्तीफा मांगेंगे? क्या वो इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे? जी, case of a rape victim was has committed suicide. This is she was waiting for the justice for a long period of time, but Ashok Gehlot government has not done any satisfied thing for her. Finally, she took the step. Today, on the one hand, when under the leadership of Prime Minister Modi, the Parliament of India was passing a historic legislation of Nari Shakti Vandan Adhiniyam and was empowering the women of this country, we have seen that the Congress party, which only pays lip service to the cause of women, in the state ruled by the Congress party Rajasthan, women were not only being stripped of their dignity but were also being subjected to the most brutal injustice. In Hanumangarh, we have learnt of how a victim of rape approaches the Rajasthan police. Instead of catching the accused, the Rajasthan police humiliates her. The manner in which she is, in a sense, subjected to this kind of torture by the Rajasthan police. 17 days ago, she approached the SP office also. She had registered her statement under 164. Yet no action is taken on the accused and she is forced to take her own life and commit suicide. This is not the first case in Rajasthan. Whether it is in Jaipur, whether it is in Alwar, such cases have come to the fore because the Rajasthan police is busy in Apradhi Bachao, not in Beti Bachao. When the Chief Minister himself says that most of the rape cases are fake, when Shanti Dhariwal, a minister, says that it's a Mardon ka Pradesh, rapes will happen, when Divya Maderna, their MLA, says that no action is taken on the son of a Congress minister, Mahesh Joshi, for raping another woman, when Jawaharilaal Meena's son is treated with kid gloves, the manner in which Rajendra Guda is silenced when he wants to speak about how Rajasthan has become number 1 in rapes, all of these instances show that it is the most unsafe place for women in India is now the Rajasthan government-led Rajasthan administration. And therefore, today the question that needs to be asked is that will Priyanka Vadra and Rahul Gandhi, who do politics on this issue, speak up and open their mouth and tell us whether they condemn this, whether they will take action against Mr. Gehlot and his government? But unfortunately, whether it is Karoli, Bhilwara, whether it is Pratapgarh, in all these instances, Priyanka Vadra and Rahul Gandhi have little to offer. They do not go and stand with the victim's family, nor do they seek accountability from Ashok Gehlot. Okay. He has stated that EVM machine is that the EVMs can be rigged
EVM is after all a machine, it is not God. Of course, it can be rigged, hacked, and intimidated. He again questioned the EVM machine like the Congress and other opposition always do. देखिए, ईवीएम तो बहाना है, हार से परिवार को बचाना है, इसलिए बहाना बनाना है। अगर ईवीएम से कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जीत हो जाए तब तो ईवीएम ठीक होता है, और अब आने वाले चुनावों में हो सकता है कि उनको डर लग रहा है कि वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो पहले से ही एलिबाई बनाना, पहले से ही बहाने बनाना ताकि दोष ईवीएम पर डाला जाए, ये कांग्रेस और कांग्रेस जैसी पार्टियों का पुराना चरित्र बन चुका है। ये चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में आए तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट पर डाउट। अगर कोई चुनाव का फैसला मेरे हक में आए तो ठीक है, वरना इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर डाउट। आजकल तो ये लोग जनता को भी राक्षस कहने लगे हैं, तो बेचारी ईवीएम की मशीन कहाँ बच पाएगी। हमें तो लगा कि कम से कम कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद ये सवाल बंद हो जाएंगे, परंतु कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना और संविधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के आक्षेप लगाना, ये उनका चरित्र बन चुका है। It's not a God. How do you say this? You see, EVM is a bahana, and in the forthcoming elections, परिवार को है हार से बचाना, and therefore this bahana. Unfortunately, the Congress party thinks that people will not ask them questions about their conditional commitment to constitutional institutions. When they win an election in Karnataka and Himachal Pradesh, the EVM and the election commission is fine. But when they are seeing an imminent defeat in the upcoming state elections or in the national elections, then they start making the ground for an alibi to protect the first family from the loss. This just shows that the Congress party has no faith in the constitution and constitutional institutions. If Supreme Court gives a judgment in their favor, it is fine. Otherwise, they raise doubts on Supreme Court. They raise doubts on Bharat Ki Sena. They raise doubts on Bharat Ki Sansthaएं. And nowadays, they have started even questioning the Janta and calling Janta Rakshas. So how can the EVM be spared?